चलिए AS5 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5, इसका नाम क्या है? नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। क्या कह रहा है? नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। फॉर द पीरियड का मतलब क्या हुआ? जिस पीरियड की आप अकाउंटिंग कर रहे हो। जैसे सपोज करिए कि आप कर रहे हैं 2016-17, ये क्या हो गया? नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर पीरियड। इस पीरियड की मतलब फॉर करंट पीरियड। वर्ड करंट पीरियड तो यूज नहीं है, लेकिन उसका मतलब आप समझेंगे फॉर करंट पीरियड। प्रायर पीरियड आइटम्स। प्रायर का मतलब क्या हुआ? पहले का समय। इस पीरियड के पहले के समय प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। कितनी बात कवर किया? इस साल की बात, इस साल के आइटम्स, किस साल के? जिस साल आप अकाउंटिंग कर रहे हो, जिस फाइनेंशियल ईयर की अकाउंटिंग कर रहे हो उसके पहले के आइटम, प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। ठीक है, इसको करने की जरूरत क्या पड़ी? अगर हम इस पर विचार करें तो सोचें इसको करने की क्या जरूरत पड़ी। जैसे सपोज करिए नॉर्मली आप एक महीने में 50,000 रुपए खर्च करते हो। किसी महीने में कोई फंक्शन पड़ गया, होली पड़ गई, दीपावली पड़ गया, या कोई बीमार हो जाए और आपने उस महीने में 1 लाख रुपए अतिरिक्त खर्च कर लिया, एक्स्ट्रा 1 लाख रुपए खर्च कर लिया। इसका क्या मतलब हुआ? आपसे कोई पूछे, सपोज करिए वो मार्च का महीना था, मार्च में आपने मार्च के महीने में आपका नॉर्मल रूटीन का खर्चा 50,000 रुपए महीने का था, प्लस 1 लाख कुछ अब नॉर्मल खर्च कर लिया, 1 लाख रुपए अधिक खर्च कर लिया। तो कोई पूछे कि मार्च का आपका खर्चा कितना है, तो आप कितना बताना चाहोगे? 50,000 बताना चाहोगे। लेकिन वास्तव में अगर आप देखेंगे तो खर्च कितना हुआ है? 1,50,000 रुपए। तो आप इस 1 लाख को अलग करके बताओगे कि ये बीमारी की वजह से, या कोई फंक्शन था, शादी थी, ब्याह, कुछ भी, किसी भी कारण से इसको आप एक्स्ट्रा अलग से दिखाते हो। हम इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में इसी के बारे में पढ़ेंगे। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारा प्रॉफिट एंड लॉस पर है। हम किस आइटम को प्रॉफिट एंड लॉस में अलग से डिस्क्लोज करेंगे, किसको अलग से डिस्क्लोज नहीं करेंगे। मतलब तो समझ में आ रहा है, ऐसा क्यों करेंगे। ऑब्जेक्टिव, अब जरा हम इसके ऑब्जेक्टिव पर चलते हैं। ऑब्जेक्टिव, prescribing the criteria for certain items in the profit and loss account so that comparability of financial statement can be enhanced। जिससे कि उसकी जो कंपेरेबिलिटी है, तुलना है, कंपैरिजन है, उसको बढ़ाया जा सके। जैसे अभी हम लोगों ने बात किया, तो इससे क्या पता चलेगा? कोई पूछा भाई मार्च में तुम्हारा कितना खर्च हुआ, आपने कह दिया 1.5 लाख रुपए। फिर वो पूछेगा जनवरी में कितना आपने खर्च किया, आप कह रहे हैं 50,000। फिर पूछेगा फरवरी में कितना खर्च किया, तो आप कहेंगे 50,000। इसका मतलब क्या हुआ? वो पूछेगा ये 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा कहां से खर्च हुआ, वो आप अलग से ही बताना चाहिए। आपको बताते हुए अगर ये बता देते कि मार्च में हमने नॉर्मल जो एक्सपेंसेस किया था वो 50,000 है, इसके बाद 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च हो गया, तो आपका कंपेरेबिलिटी जो है बढ़ जाएगी। नहीं तो पूछेगा मार्च में क्यों, और अगर आप पहले ही बताए होंगे तो आपसे सवाल नहीं पूछेगा। तो क्या जो भी आपका पीएल पढ़ेगा वो जाएगा और अकाउंटेंट साहब से पूछेगा, बताइए अकाउंटेंट साहब ऐसे कैसे हो गया। इसकी जरूरत नहीं होती, उसको आप अलग से पहले ही डिस्क्लोज कर देना चाहिए। इसलिए हम इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को पढ़ रहे हैं, अलग अलग आइटम पढ़ेंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? कंपेरेबिलिटी अधिक हो जाए, इसलिए हम आइटम को अलग अलग ट्रीट करते हैं। अब हम आइटम्स पर डिस्कस करते हैं। भाई पीएल में कुछ आइटम ही तो आते हैं, उन्हीं पर डिस्कशन करते हैं, उनका ट्रीटमेंट देखते हैं, फिर पता चल जाएगा कि क्या करना है हमको। आइटम्स पहले लिखा गया ऑर्डिनरी आइटम्स। ऑर्डिनरी आइटम्स का मतलब क्या होता है? ऑर्डिनरी आइटम्स मींस प्रॉफिट लॉस अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांजैक्शन व्हिच आर प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग आइटम्स एंड इंसिडेंटल आइटम्स, और जो उसके इंसिडेंटल होते हैं। ऑर्डिनरी आइटम का मतलब हुआ प्रॉफिट लॉस अराइजिंग फ्रॉम ट्रांजैक्शंस व्हिच आर प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग आइटम। जैसे अगर मैं कोचिंग पढ़ाता हूं तो हमारा प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेट करने का आइटम कौन सा हुआ? फीस हुआ। पढ़ाने के लिए हमको टीचर की जरूरत पड़ी तो टीचर की सैलरी,
लाइट का खर्चा हुआ, कुछ इस तरीके से जो भी खर्चे होते हैं, इसके कुछ भी इंसिडेंटल कोई व्यक्ति गुड्स परचेज करता है और उसको बेचता है, तो उसका प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग आइटम्स कौन कौन से हुए? गुड्स परचेज करना, सेल करना, भाड़ा देना, फ्रेट देना, किराया देना, ये सभी चीजें वही कह रहे हैं। एंड इंसिडेंटल आइटम, सच आइटम्स कैन बी, इसको दो भागों में डिवाइड किया गया। सच आइटम कैन बी डिवाइडेड, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सच आइटम कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, बल्कि टू पार्ट्स हम ना ही लिखे, अभी यही रहने दें। सच आइटम कैन बी ऑर्डिनरी आइटम, विच ऑर्डिनरी आइटम है, विच स्पेशल नेचर, कुछ आइटम ऑर्डिनरी तो हैं लेकिन वो स्पेशल नेचर के हैं और इसकी आपको लिस्ट दी गई है। यू हैव टू लर्न दीज लिस्ट। ये जो भी आपके स्पेशल नेचर के हैं इनको आपको अलग से याद ही करना पड़ेगा। इनकी कहीं परिभाषा नहीं दिया गया, इनका उदाहरण दिया गया और ये गाइडेंस नोट में है आपके, ठीक है। ये जो भी है आप इसको पढ़ेंगे। देखिए, प्रॉफिट लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, स्पेशल नेचर हुआ कि नहीं हुआ? ये हमारा स्पेशल नेचर, फिक्स एसेट हम बेचेंगे जरूरी नहीं है, कभी हो सकता बेचना पड़ जाए। फिर हम कहते हैं प्रॉफिट लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप देखिए, जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे तो वहां लिखा होता था लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, इस तरीके के कुछ आइटम, या वहां गेन वर्ड लिखा होता था, गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, इस तरीके से लिखा हुआ होता है। ये क्यों? ड्यू टू दीज रीजन से AS5 कहता है। ये अलग की बात है कि हम पहले AS नहीं जानते थे जब छोटे थे, लेकिन उसका रीजन क्या है? AS5 ये कहता है ऑर्डिनरी आइटम विच स्पेशल नेचर, प्रॉफिट लॉस सेल ऑफ फिक्स एसेट, प्रॉफिट लॉस सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, जो वैल्यू इन्वेंट्री की, जो इन्वेंट्री की वैल्यू कम होती है, डिक्लाइन करती है, घट जाती है। आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है? कॉस्ट आर NRV व्हिचएवर इज लोअर, ये होता है। लेकिन वास्तव में उसे प्रेजेंट करने का तरीका बेहतर क्या होता है? आप उसको जब अपने PL में दिखाएं तो इन्वेंट्री की पूरी वैल्यू दिखाएं और इसको नीचे ला करके डिक्लाइन को दिखाया जाता है। ये बेहतर ट्रीटमेंट है। वैसे ऊपर और नीचे, अगर ऊपर भी हम घटा के दिखा देते हैं तो उसका कहीं प्रॉफिट पर इफेक्ट नहीं आता है, प्रॉफिट पर कहीं उसका ऐसा कोई इफेक्ट नहीं आता। लेकिन इसको कहा गया कि इसको आप अलग से दिखाएंगे। आप जब उसको थर्ड शेड्यूल का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तो उसमें इस तरीके का स्पष्ट इंडिकेशन दिया गया है। प्रॉफिट लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री की जो वैल्यू घट जाती है, आर रिवर्सल ऑफ सच डिक्लाइन। या ऐसे था, पहले 20,000 की हमारी इन्वेंट्री थी, दाम घट करके उसका 15 हो गया था और फिर से उसने रिकवरी कर लिया, तो उसको भी आपको अलग से दिखाना पड़ेगा। वे डिक्लाइन दिखाए थे, फिर आपका कास्ट और NRV का जब रूल लगेगा तो बढ़ जाएगा थोड़ा सा वैल्यू, उस वैल्यू को भी आपको अलग से दिखाना चाहिए। लिटिगेशन एक्सपेंसेस, आपने देखा होगा लिखा होता PL में क्या? लीगल एक्सपेंसेस, वकील साहब को कुछ खर्च दिया, फीस कोई जमा करनी पड़ी, लिटिगेशन एक्सपेंसेस होता है ये आप अलग से दिखाते। कभी इसको आपने अदर एक्सपेंस में दिखाया? नहीं दिखाते हैं। लिटिगेशन सेटलमेंट एक्सपेंसेस, आप कोई मुकदमा वगैरह हार गए हैं, उसके लिए सेटलमेंट कर रहे हैं, कुछ पैसे आप दे रहे हो, ये भी अलग से दिखाना है। रिवर्सल ऑफ प्रोविजन, कोई प्रोविजन है जिसको आप रिवर्स कर रहे हो, उसको आप खत्म कर रहे हो, उसको भी अलग से दिखाना पड़ेगा। रीस्ट्रक्चरिंग कास्ट और रिवर्सल ऑफ प्रोविजन ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग कास्ट, कोई भी आपने कास्ट का रीस्ट्रक्चर किया, लोन आप देखते हैं रीस्ट्रक्चरिंग करी जाती है, उसको फिर से दोबारा से बनाया जाता है। रीस्ट्रक्चरिंग कास्ट और रिवर्सल ऑफ प्रोविजन ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग कास्ट, या तो आपने कोई रीस्ट्रक्चरिंग कास्ट बनाई या उसका रिवर्सल किया है। इनको क्या करना है, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? डिस्क्लोज एज अ सेपरेट आइटम इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये बस यही इतनी लिस्ट है, इसमें नीचे एटसेट्रा लिखने की जरूरत नहीं तो आप लिख दें एटसेट्रा कि कहीं भूल गए हैं, तो भूलना नहीं है, ये इतना ही लिखा गया है, इसकी कोई डेफिनेशन दी नहीं गई है, बस ये एग्जाम्पल ये इतने और यही इंड है। इसमें कुछ आप अपनी तरफ से नहीं जोड़ेंगे, इसे आपको याद करना पड़ेगा। पहला क्या था, हमने पढ़ा ऑर्डिनरी आइटम विद स्पेशल नेचर, और दूसरा हम पढ़ रहे हैं अदर ऑर्डिनरी आइटम्स, मतलब स्पेशल नेचर के अलावा भी हमारे पास जो ऑर्डिनरी आइटम होते हैं, जैसे सैलरी, प्रिंटिंग स्टेशनरी, रेंट, सेल ऑफ परचेज,
कोई भी चीज सेल हुआ, परचेज हुआ, जो भी आप नॉर्मल उसमें करते हो, टेलीफोन एक्सपेंसेस, ये सभी आपके लाइट एक्सपेंसेस, ये सभी आपके किस में आते हैं? ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस में, ऑर्डिनरी आइटम्स में आते हैं। एक्सपेंस तो नहीं कह सकते, रेवेन्यू भी है। ये दो बातें हुई। ऑर्डिनरी की आपने दोनों कैटेगरी पढ़ लिया, एक ऑर्डिनरी विद स्पेशल नेचर और दूसरा ऑर्डिनरी आइटम। आगे बढ़ सकते हैं। क्या इसको मुझे अलग से डिस्क्लोज करने की जरूरत है? अब वो देखना पड़ता है, आप ऑडिट में पढ़ते हो। वैसे यस इसमें कुछ नहीं कहता, उसने कहा देयर इज नो नीड टू सेपरेट डिस्क्लोजर। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको सेपरेट अलग से डिस्क्लोज नहीं करना पड़ेगी, इसके हिसाब से नहीं करना, एज पर एस 5 नहीं करना है। हो सकता ऑडिट कहता हो किसी बात को लेकर के, ऑडिट में कुछ बातें बताई गई हैं, मटेरियलिटी में जाकर के जब आप पढ़ेंगे टर्नओवर का 1% या 1 लाख विच एवर इज हायर, उसके अगर आपका क्या कहते हैं उस क्राइटेरिया को पूरा करता है तो उसका डिस्क्लोजर अलग से हो ही जाता है ड्यू टू मटेरियलिटी। तो इसका ये मतलब नहीं कि हमको वो बात नहीं करनी। हाँ, यहाँ पर इसने कह दिया है कि ऐसा कुछ कोई जरूरत नहीं है एज पर एस 5, लेकिन इसने रोक नहीं लगाई है कि इसको अलग से डिस्क्लोज नहीं करना। आप देखिए पीएल में देखते थे ना, सैलरी अलग दी है, रेंट अलग दी, मीन्स इसको अगर जरूरत नहीं, छोटे मोटे खर्चे हैं तो हम इसको मिसलेनियस या अदर एक्सपेंस के रूप में भी दिखा सकते हैं। हम जब स्टेटमेंट आप पीएल बना रहे होते उस समय हमारे सामने बड़ी समस्या आती, कभी इंस्टीट्यूट ने क्या किया, कोई खर्चे को अलग से नाम दे दिया और कभी क्या किया अदर एक्सपेंसेस में दिखा दिया। अब हम लोग लेकर के परेशान हो गए। क्या परेशानी आई, अब क्या करें? यहाँ पर तो कुछ पता ही नहीं चल रहा कि कब कैसे करेंगे। आपको वो टेक्निक याद ध्यान में रखनी पड़ेगी कि कैसे हम बनाते हैं। तो आप अदर में लिख दिए तब भी चलेगा और उसका अलग से आइटम बना लिए तो भी चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम मींस, तो ये दो बातें क्लियर हो गई है ना। स्पेशल नेचर जो भी है, हमारे पास 7 आइटम है, इन 7 को हमें अलग से दिखाना है। और जो ऑर्डिनरी अदर ऑर्डिनरी आइटम्स हैं उनको देखेंगे कि दिखाना है कि नहीं। एएस कोई फोर्स नहीं करता कि इसको आपको अलग से दिखाना है। अब आप आगे चल के मटेरियलिटी वगैरह चेक करेंगे, वो अलग मुद्दा है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम मींस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का मतलब विच आर नॉट ऑर्डिनरी। तो हमने ऑर्डिनरी पढ़ लिया, तो अब जो ऑर्डिनरी नहीं है उसको हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोलते हैं। सच आइटम्स आर नॉट फ्रीक्वेंट इन नेचर, ऐसा आइटम जो कि फ्रीक्वेंट ना हो, नेचर उसका प्रकृति फ्रीक्वेंट बार बार होने की ना हो। These items are also called abnormal item, और इन्हीं आइटम को हम abnormal आइटम भी बोलते हैं। यहां वाले आइटम को abnormal नहीं बोलते हैं, यहां वाले आइटम को abnormal बोलते हैं। ठीक है, also called abnormal item। लॉस बाई अर्थक्वेक, भूकंप आ गया और गिर गया, क्या ये फ्रीक्वेंट नेचर है? अब आप ये कहने लगे नहीं ये फिक्स है कि 1 साल में भूकंप आना ही आना है। ऐसा तो फिलहाल यहाँ हमारे इंडिया में कुछ नहीं होता, बाहर कहीं होता हो तो पता नहीं, आई हैव नो आइडिया। तो लॉस बाई अर्थक्वेक, लॉस बाई फायर फ्लड, बाढ़ आ जाती है या आग लग जाती है, इसको भी हम एबनॉर्मल आइटम में ट्रीट करते हैं। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी अटैचमेंट का मतलब जानते हैं हम लोग, कुर्क हो जाती है, जानते हैं? आप देखते होंगे, उनका उदाहरण ले लीजिए, क्या नाम है, कौन भग गई, क्या नाम उनका? हाँ, विजय माल्या, विजय माल्या जी। विजय माल्या की प्रॉपर्टी अटैच की जा रही, कितनी हुई कितनी नहीं, ये तो हमारे पास फिलहाल लिस्ट नहीं, कोई जरूरत भी नहीं थी, नहीं तो लिस्ट लेके आते। तो अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ये भी एबनॉर्मल है। गवर्नमेंट ग्रांट बिकमिंग रिफंडेबल, आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिला, फिलहाल हम गवर्नमेंट ग्रांट के बारे में डिटेल में एएस कौन सा है 12, उसमें पढ़ेंगे। गवर्नमेंट ग्रांट बिकमिंग रिफंडेबल, आपको सरकारी सहायता मिली है, सरकारी एड मिला हुआ है और क्या कर दिया, बिकमिंग रिफंडेबल, वापस करना पड़ेगा, ये भी तो अब नॉर्मल है। पैसा पाने के बाद वापस करना पड़े, अब नॉर्मल आइटम। गवर्नमेंट ग्रांट फॉर गिविंग इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट विद नो फर्दर कास्ट, गवर्नमेंट ग्रांट इस बात के लिए मिल रही है, किस बात के लिए मिल रही है, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए मिल रहा है। और फिर आपको आगे कुछ उसको देना नहीं है, सरकार ने दे दिया, ये लोन नहीं है, ग्रांट मिल रही है, ऐसा नहीं कि आपको आगे देना है। फाइनेंशियल सपोर्ट, मान लीजिए कोई बिजनेस डूब रहा था, उसको पैसा दे दिया गया, तो अब आगे इसको आपको वापस नहीं करना है, ये भी आपका एबनॉर्मल आइटम होता है।
गवर्नमेंट ग्रांट रिसीवेबल एज कंपनसेशन फॉर एक्सपेंस और लॉस इनकर्ड इन प्रीवियस पीरियड। पिछले पीरियड में कोई आपका नुकसान हो गया था, सरकार को दया आ गई, सरकार ने कहा अच्छा ठीक है ये ले जाओ पैसे, और वो पैसे आपको दे दिया गया। ये सभी आपके एबनॉर्मल आइटम में, ये सभी आपके वहां लिस्ट में दिया गया है, ये सभी आपके एबनॉर्मल आइटम में आते हैं, लेकिन ये फाइनल लिस्ट नहीं है। नहीं यहाँ का तो हमने कह दिया था फाइनल लिस्ट, यहाँ आप अपने मन से याद कर लें कि फाइनल लिस्ट है, ये फाइनल लिस्ट नहीं, ये फाइनल लिस्ट थी। और भी एबनॉर्मलिटी जहां आपको दिखेगी जो ऑर्डिनरी नहीं होगा उसको आप क्या कहेंगे, ये एबनॉर्मल आइटम है। आगे बढ़ सकते हैं, इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। आइटम्स चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट मींस, पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, ऑर्डिनरी आइटम, उसकी दो कैटेगरी, ऑर्डिनरी और उसके साथ में जो है स्पेशल नेचर वाला, एक अदर ऑर्डिनरी, फिर दूसरा पढ़ा एबनॉर्मल। अब हम बात करते हैं चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट मींस चेंज इन एनी प्रोविजन और चेंज इन लाइफ ऑफ एसेट और चेंज इन स्क्रैप वैल्यू। किसी प्रोविजन में चेंज हो जाना, ये चेंज इन एस्टीमेट क्यों है? किसी प्रोविजन में चेंज हो गया तो चेंज इन एस्टीमेट क्यों कहा जाएगी, बताइए। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। अनसर्टेनिटी होती है, प्रोविजन में अनसर्टेनिटी होती है क्योंकि इसमें अमाउंट की अनसर्टेनिटी होती है, इसलिए सर हम उसका कुछ भी क्राइटेरिया करके सर डिसाइड करते हैं कितना देना। देखिए जो भी हम प्रोविजन बनाते हैं वो प्योर एस्टिमेशन बेसिस ही तो है, अनुमान ही तो है। प्रोविजन कंफर्म कहाँ होता है, प्रोविजन तो एक अनुमान है और तभी उसको चेंज इन एस्टीमेट बोला जाता है। बात समझ में है? चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट मींस चेंज इन एनी प्रोविजन। प्रोविजन आपका अनुमान के ही बेस पर तो लगा था, आपने एस्टीमेट ही तो किया था। दूसरा क्या है, आर चेंज इन लाइफ ऑफ एसेट। लाइफ ऑफ एसेट, आपकी एसेट की लाइफ बदल गई, किसी भी एसेट की लाइफ पर भी आपका अनुमान ही था। जैसे आपके यहाँ पर देख लीजिए यूपी में जो गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होता है 15 साल लाइफ बताएगी, दिल्ली में 10 साल। क्या ये जरूरी है कि 15 साल तक हमारी गाड़ी इसके ऊपर नहीं चल सकती है? बिल्कुल चल सकती है, बहुत से लोगों की चलती भी है। देखिए दुनिया भर का धुआं छोड़ते हुए जाती हैं गाड़ियां। बात समझ में आ रही ना? फिलहाल ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं 15 साल के बाद सबकी गाड़ी से धुआं आने लगता है, लेकिन अगर लाइफ बढ़ गया घट गई तो हमने वो अनुमान ही तो लगाया था। तो जो भी एसेट की लाइफ है एस्टीमेट करी जाती है। आगे बढ़ते हैं, आर चेंज इन स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू भी हमारा, अगर जैसे हमने अनुमान किया था कि हम उसको 20,000 में बेचेंगे, आज दिन वो जितने में बिक रही या अभी बिक रही वो तो क्या कहते हैं एक्चुअल हो गया, उसकी बात नहीं करेंगे। अब हमने अनुमान लगाया नहीं हम तो इसको 25,000 में बेचेंगे। इसका क्या मतलब हुआ, ये भी चेंज हो गया। किस में चेंज हुआ? एस्टिमेशन में बदलाव हुआ, इसीलिए इसको भी चेंज इन एस्टीमेट बोलते हैं। इफ सच चेंज इज मटेरियल डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड, आप उसको अलग से डिस्क्लोज करोगे। अगर ये चेंज आपका मटेरियल है तो अलग से डिस्क्लोज। अब जैसे मान लो 25,000 का अनुमान था आपका, 25,500 हो गया, छोड़ दो यार, रहने दो। अब डिपेंड करता है, लेकिन मटेरियलिटी क्या है, पता चला कि आपने उम्मीद किया था 2,000 बिकेगा, 15,000 में बिकने की बात आ गई, मटेरियल हो गया, तो इसको आपको डिस्क्लोज अलग से करना पड़ेगा। अगर मटेरियल है तो आपको अलग से डिस्क्लोज करना पड़ेगा, और चेंज अगर इमटेरियल है नो सेपरेट डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड। अगर कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है तो आपको उसको अलग से डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। अब ये हुआ हमारा चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। प्रायर पीरियड आइटम, ध्यान से पढ़ेंगे, गलती हो जाती है हमसे, हम पढ़ते हैं तो गलत कर देते हैं, इसको आप मन से पढ़िएगा। प्रायर पीरियड आइटम्स मींस एनी इनकम आर एक्सपेंस ऑफ अर्लियर ईयर, कोई भी इनकम या एक्सपेंस अर्लियर ईयर ऑब्लिक ईयर्स नॉट रिकॉर्डेड। ईयर या ईयर्स, चाहे पिछले साल का 2016-17 की हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, वो हो सकता है 15-16 का हो,
हो सकता है 13-14 का हो, 12-13 का हो, कोई भी। ये कहा गया प्रायर पीरियड आइटम का मतलब होता है कि किसी भी पिछले साल या किसी भी उसके पहले कोई भी समय। Prior period items means any income or expense of earlier year or years not recorded in previous years. Due to क्यों नहीं रिकॉर्ड किया है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये बात, जरा ध्यान दीजिएगा, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। ड्यू टू एरर और ओमिशन, इंटेंशनल और अनइंटेंशनल। आपने रिकॉर्ड क्यों नहीं किया था? ठीक है, पिछली बार का आइटम है, लेकिन उसको प्रायर पीरियड आइटम बनने के लिए एक कसौटी से गुजरना पड़ेगा। क्या है? ड्यू टू एरर, गलती की वजह से है। वो कमीशन हो सकता है, ओमिशन हो सकता है, इंटेंशनल हो सकता है, अनइंटेंशनल हो सकता है, लेकिन कारण उसका ड्यू टू एरर, गलती की वजह से वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तभी वो प्रायर पीरियड आइटम बोला जा सकता है, नहीं तो उसको हम प्रायर पीरियड आइटम नहीं बोलेंगे। जैसे में एक एग्जांपल लेते हैं, हम और फिर इस बात को समझते हैं। चूंकि हम बात करते हैं, जैसे एक व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए जिस कंपनी की आप अकाउंटिंग कर रहे हो, ये है मिस्टर ए इन द मंथ ऑफ जनवरी 2000, ये 16-17 चल रहा है, जनवरी 2000, पिछली साल 16 रहा होगा ना, तो 2016 में छुट्टी पर चले गए, जनवरी 2016 में ये छुट्टी पर चले गए, और ये आते हैं अगस्त 2016 में। हमने इनकी सैलरी का पेमेंट, सपोज करिए इनकी सैलरी 40,000 पर मंथ है, कितना है? 40,000 पर मंथ। तो मैं अगर ये इनकी सैलरी है, सैलरी 40,000 पर मंथ है, रुपीस भी लिख देते हैं। जनवरी से अगस्त तक कितना महीना हुआ? 8 महीने, यही तो हुआ। अब इनकी सैलरी कितनी हुई? 40,000 मल्टीप्लाइड बाई 8, 3,20,000। तो मुझे एंट्री क्या करनी चाहिए, बोलिए? मैं लिख दूं सैलरीज अकाउंट डेबिट, कितने से? 3,20,000 टू कैश कर दूं। अगर मान लो कैश करना है, कैश अकाउंट 3,20,000, मान लीजिए इनको कैश या बैंक से पेमेंट कर दिया गया, चेक से किया गया, तो टू बैंक कर देते हैं। सही है? गलत है? ये गलत है। क्यों गलत है, जरा ध्यान देना। आपका एक टाइम बीत रहा है, यहां पर आपका ईयर खत्म हो रहा है। अगर 31/3, हमने 16-17 लिखा था, ईयर भी आपको बता दिया था, 31/3/16 को हमारा पीरियड खत्म हो रहा था। पीरियड खत्म हो रहा था ना, 3 महीने पिछले साल में पड़ा, और हमको अगर वो छुट्टी पर गया था तो मुझे ये तो पता ही था कि उसे पैसे देने हैं, तो मुझसे ये छूट गया है, ओमिशन हो गया है अकाउंट में। तो अगर मैं बात करूं तो कितना हुआ? 40,000 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 120। दिस इज कॉल्ड प्रायर पीरियड आइटम। तो हम इसको सैलरी अकाउंट में, अरे सैलरी तो लिख ही सकते हैं लेकिन पूरा नहीं, हम इसको प्रायर पीरियड आइटम में लिखेंगे कितना? 1,20,000, और जो 2 लाख का अमाउंट होगा, 2 ही लाख बच रहा ना, 2 लाख हमारा सैलरी अकाउंट में होगा। ये बात समझ में आती है? आगे बढ़ूं, इसी सवाल को और आगे कंटिन्यू करता हूं। सपोज करिए मिस्टर ए, यही वाले व्यक्ति, ये जनवरी में इनको आपने टर्मिनेट कर दिया था, इन द मंथ ऑफ जनवरी ये टर्मिनेट कर दिए गए थे। ठीक है, जनवरी मंथ में इनका टर्मिनेशन हो गया, ये चले गए कोर्ट। कहां चले गए? कोर्ट चले गए, और इन्होंने आपके ऊपर सूट फाइल कर दिया, और कोर्ट ने ऑर्डर किया है कब? मान लीजिए अगस्त, सितंबर के महीने में आपको ऑर्डर मिला, आपको या अगस्त में मिला, आपने इनको सितंबर में ज्वाइन कराया विथ पे। आपने इनको ज्वाइन कराया क्या? विथ पे। कोर्ट ने कहा है आपको ज्वाइन कराना पड़ेगा। अब आप एंट्री क्या करोगे? सैलरी 8 महीने की कितनी होती बताइए? अब मैं लिखता हूं सैलरीज अकाउंट डेबिट, कितना से? 3,20,000 टू बैंक। क्या मैं सही हूं?
बोलिए फटाफट से बताइए, ये आपको बताना पड़ेगा मैं सही हूं या गलत। बोलिए फटाफट से बोलिए, बोलिए बताइए। जनवरी में हमने उनको टर्मिनेट कर दिया था। सैलरी तो वही है। बताइए क्या लिखूं, मेरा सही या गलत? सही है, गलत नहीं है। जरा ध्यान देना, यहाँ पर आओ। ड्यू टू एरर, क्या मैंने गलती की है? ड्यू मतलब अकाउंटिंग में क्या लिखा है? प्रायर पीरियड आइटम मींस एनी इनकम और एक्सपेंस ऑफ अर्लियर ईयर्स आर ईयर नॉट रिकॉर्डेड इन प्रीवियस ईयर। रिकॉर्ड इसलिए नहीं किया हमने क्योंकि मुझसे गलती हो गई। अरे जब हमने टर्मिनेट कर दिया तो क्या मुझे 31 मार्च को रिकॉर्ड करने की जरूरत थी? मैंने तो टर्मिनेशन कर ही दिया था उनका। देयर इज नो नीड टू रिकॉर्डेड। ध्यान देना, यहां पर मेरी गलती नहीं है। ठीक है, मुझे पिछले पीरियड का आइटम देना पड़ेगा, लेकिन ये प्रायर पीरियड आइटम नहीं बोला जाता है। प्रायर पीरियड की परिभाषा पढ़ लीजिए, डेफिनेशन पढ़ लीजिए। ड्यू टू एरर आर ओमिशन, ड्यू टू एरर आर ओमिशन, इंटेंशनल आर अनइंटेंशनल। तो ये ना ही मेरी एरर थी ना ही मेरी, और एरर किसमें? एरर करने से मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। यार जिसका मैं टर्मिनेशन करूंगा, क्या मैं उसकी सैलरी रिकॉर्ड करता हुआ चलूंगा? नहीं। तो आपको प्रायर पीरियड का मतलब समझ में आ गया। प्रायर पीरियड का मतलब क्या है? हम ऐसा समझ लेते हैं कि पिछला आइटम। ठीक है, पिछला आइटम तो, लेकिन उसके साथ में ध्यान रखना उसमें ड्यू टू एरर, वो गलती से हुआ हो, ओमिशन हुआ हो, कमीशन हुआ हो। यहां पर हम सैलरी पूरे, ये ठीक है पिछले साल की भी है, पिछले साल की है, कोई बात नहीं है। हम इसको पूरा पूरा कहां ले जाएंगे? सैलरी अकाउंट में डेबिट करेंगे। क्योंकि ये प्रायर पीरियड आइटम नहीं है, और अगर प्रायर पीरियड आइटम नहीं तो हम इसको प्रायर पीरियड कह नहीं सकते हैं। प्रायर पीरियड आइटम का मतलब हम अंग्रेजी में नहीं लेंगे। अंग्रेजी का मतलब होता है प्रायर पीरियड का क्या? जो पिछला आइटम है। हमको उससे नहीं, एएस ने डेफिनेशन क्या दिया है कि ये प्रायर पीरियड आइटम ड्यू टू, जो भी हमारा पिछला हो, लेकिन हमने रिकॉर्ड क्यों नहीं किया है? ड्यू टू एरर, ओमिशन आर कमीशन। आपने रेक्टिफिकेशन पढ़ा ना, ओमिशन आर कमीशन। छूट गया या गलती कर गए, चाहे जिस कारण से, वो इंटेंशनली हो या अनइंटेंशनली हो। तो यहां पर आपको ये ध्यान देना है, ये प्रायर, ऊपर वाला प्रायर पीरियड इसलिए था क्योंकि आपने उसे छुट्टी दिया था। आपको पता था तो आपको 31 मार्च को रिकॉर्ड कर देना चाहिए था, लेकिन यहाँ आपने छुट्टी नहीं किया था, आपने उसको टर्मिनेट कर दिया था, एकदम से बाहर कर दिया था। तो यहाँ पर आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि आप उसको रिकॉर्ड करेंगे। आगे बढ़ो, इसमें कोई डाउट है तो डिस्क्लोज सेपरेटली इफ इट इज प्रायर पीरियड आइटम। तो आपको अलग से, जैसे ये प्रायर पीरियड आइटम बना तो हमने इसको अलग से दिखा दिया। आगे बढ़ो, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। अगर अकाउंटिंग पॉलिसी में कोई भी परिवर्तन होता हो, आप लोगों ने सीपीटी में भी ऐसा सवाल पढ़ा था। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी व्हेनेवर एनी अकाउंटिंग पॉलिसी इज चेंज्ड देन डिस्क्लोज्ड। ठीक है, अगर कोई भी पॉलिसी चेंज होती है तो उसको डिस्क्लोज करेंगे। डिस्क्लोज देखिए, ओल्ड पॉलिसी, डिस्क्लोजर क्या क्या देना होगा आपको? ओल्ड पॉलिसी, आप क्या बताओगे? ये पॉलिसी हमारी पुरानी थी। न्यू पॉलिसी, आप अपनी नई पॉलिसी जो अडॉप्ट किया उसका रीजन बताएंगे। रीजन क्या हो सकता है? इधर देखना अभी, और इसका फाइनेंशियल इंपैक्ट बताएंगे। रीजन कौन से हो सकते हैं? चेंज के 3 कारण बताए गए हैं। एक तो ड्यू टू कंप्लायंस विद लॉ, दूसरा कंप्लायंस विद एएस, और तीसरा फॉर बेटर प्रेजेंटेशन। आपका प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाए। आपको याद होगा वहां पर एक सवाल था कि डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज कर दिया था। ठीक है, फिलहाल अब मेथड चेंज करना हम करेक्ट करते हैं, क्योंकि आपको याद रहेगा इसलिए हमने उसका। अब चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज कॉल्ड चेंज इन एस्टीमेट। अब वो बदल गया है। ठीक है, तो आपने वहां पढ़ा था, वहां से यहां तक आते आते बदलाव हो चुका है। लेकिन आप 3 बातें ध्यान रखेंगे, कंप्लायंस विद लॉ, कंप्लायंस विद एएस और फॉर बेटर प्रेजेंटेशन। इन 3 बातों को आपको ध्यान में रखना है।